हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एसुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने आखिरी की जो 2 दिनों की चर्चा थी उसमें जो प्रस्तावना में निहित जो बुनियादी मूल्य हैं उसमें जैसे कि संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य, उन पर हमने अभी तक चर्चा की थी। देखिए, यहाँ पर जो मूल्य है, मूल्य हमें क्या बताते हैं? प्रस्तावना में निहित जो मूल्य है, हमारा जो 200 वर्षों का स्वतंत्रता संघर्ष था और उसके पहले की जो भी प्रणाली थी, राजशाही प्रणाली थी, जब भी किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो वह उसके लिए एक स्वर्णिम लम्हा होता है, अर्थात एक ऐसा पल जहां अपने इतिहास में जो भी कमियां थी, वर्तमान में जो भी चुनौतियां हैं, उन सब के समाधान जो है एक समाधान के तौर पर चीजों को प्रदर्शित किया जाता है और भविष्य की जो बुनियाद रखी जाती है किसी भी नेशन की, स्टेट की, स्थान की, जो भविष्य में बुनियाद रखी जानी है उसका वो एक दस्तावेज होता है। और वह जो दस्तावेज है, वह जो स्वर्णिम किताब है, उसको बताने वाली हमारी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में निहित जो भी हमारे बुनियादी मूल्य हैं, उन्हें केवल ऐसे लिख ही नहीं दिया गया है, उनका बहुत ही लंबा संघर्ष और संघर्ष का इतिहास है। जैसे कि जब हम बात स्वतंत्रता की करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, यह संविधान में जो है स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। स्वतंत्रता जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो देखिए, जब 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धांश से 1857 की क्रांति के बाद से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पुनर्जागरण काल शुरू होता है, तो वहां पर राजा राममोहन राय जी जो है पहली बार वो वहां पर मांग करते हैं कि हमें किस तरीके की, जो कि हमें प्रेस की आजादी होना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे और लोगों की भलाई की जो साधन है उन पर जो है किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो वहां से शुरुआत होती है। बहुत सारे आप देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको लिखने के कारण जैसे गांधी जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, और भी बहुत सारे संपादक जो पत्रकार थे जो लेखनी लिख रहे थे या लोगों के अधिकारों की बात उठा रहे थे, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनको जो है स्वतंत्रता अधिकार ना होने के कारण उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था, उनकी आवाज को दबाया जाता था। आप देखते हैं भारत में जब हम मॉडर्न यूनिवर्सिटी में प्रेस के विकास के अंतर्गत देखते हैं तो जो विभिन्न सारे एक्ट आते हैं प्रेस पर प्रतिबंधता लगाने का कार्य करते हैं। आज भी आप देखते हैं समय समय पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि सरकार जो है इनडायरेक्टली विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास कर रही है। तो ये जो संघर्ष के लंबे मूल्य थे, जो बुनियादी मूल्य थे, उनको प्रस्तावना में रखा गया है और उनको एक कानूनी रूप दिया गया है कि उनका आसानी से हनन न किया सके या निष्ठा से या आसानी से, सरलता से उसका हनन न किया सके। आगे आज की जो हमारी चर्चा है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमें सीरीज पहली बार पढ़ रहे हैं और साथ ही हमारी जो अभी हमें इंडियन पॉलिटी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो अभी जो हम संवैधानिक दृष्टिकोण से हम जितना पढ़ सकते हैं उतना प्रयास कर रहे हैं। इसी साथ ही ये भी जो बुनियादी जो भी मूल्य है, इनका देखिए एथिक्स के दृष्टिकोण से, जैसे न्याय शब्द है उसका शाब्दिक मीनिंग क्या है, प्राकृतिक न्याय क्या है, अनुपातिक न्याय क्या है, ये अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनका गवर्नेंस, साथ ही एथिक्स में अगर कहीं हमको लिखने की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ऐसे में हमको लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो इन पर जो गहन चर्चा की आवश्यकता है, इनको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझने की चर्चा है, वो हम जो है एक अलग से जो सीरीज बनाएंगे। इसमें हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उनको समझने का प्रयास करेंगे, अलग अलग जो हमारे मूल्य हैं। आज की हम चर्चा को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी प्रस्तावना में जैसा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। न्याय का यहाँ पर जो सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की बात की है और राजनीतिक न्याय की, ना केवल जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, कि पहले ही बताया चुका हूं मैंने आपको कि राजनीतिक न्याय की हमारे जो संविधान है वो केवल राजनीतिक न्याय की बात नहीं करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। अर्थात सामाजिक न्याय से क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर जातिगत भेदभाव का या भाषा के आधार पर जातिगत भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है। तो इसी प्रकार से धर्म के कारण भी हो सकता है किसी कारण भेदभाव किया जाए। दोनों जो धर्म है, अंग्रेजों ने, हिंदू हैं, बहुसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, इन दोनों को बढ़ाने का कार्य किया, तो दोनों में भी कटुता पैदा हो गई थी। तो जो सामाजिक न्याय है कि हर व्यक्ति को, अगर आप मौलिक अधिकार में देखेंगे, जैसे 14 है, 15 है, 16, 17, 18 है, इनका हम आने वाले समय विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो व्यक्ति में जैसे विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है, किसी प्रकार से भेदभाव न किया जा सके। इसी प्रकार 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद रोकता है, अर्थात किसी प्रकार को भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है। अर्थात जो संविधान में, जो प्रस्तावना में जो निहित मूल्य है, उनको इन्फोर्समेंट कराने का कार्य जो है मौलिक अधिकार में दे दिया गया है कि इन्हें जो है
राज्य की जो आबादित शक्ति है, राज्य कहीं ऐसा ना हो अनियंत्रित हो जाए और लोगों के अधिकारों का राज्य, क्योंकि देखिए बहुत ही आज मॉडर्न नेशन स्टेट जो है उसमें राज्य जो है बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी है, उसके खिलाफ कोई भी चीज लड़ना हो या उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं है। इसलिए राज्य की जो निरंकुश शक्ति है या एक प्रकार से लोकतांत्रिक तानाशाही जो तरीका है उस पर दाविश लगाने के लिए या बंदिश लगाने के लिए हम मौलिक अधिकार के तौर पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। तो सामाजिक न्याय में क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा और यह भी प्रयास किया जाएगा कि समाज में जो सभी व्यक्ति हैं, सभी समुदाय हैं, व्यक्ति उनको बराबरी के सामाजिक स्तर पर उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इनका हम आगे से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब रिजर्वेशन वगैरह की हम चर्चा करेंगे तो और गहराई में हम इनकी निरंतर चर्चा करते जाएंगे। आर्थिक न्याय की देखिए बात की गई है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ बताया मैंने आपकी धर्म, मूल, वंश, जाति, कोई व्यक्ति केवल किसी जाति का है, किसी एक भाषा को बोलता है या किसी एक धर्म का है या किसी एक वंश का है, उस कारण से वो ऐसी सत्ता नहीं प्राप्त कर लेता कि वो अपार संपत्ति, धन संपत्ति का मालिक हो जाएगा या सबकी संपत्ति का। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह नहीं है आप व्यक्तिगत उद्यम से धन अर्जित करते हैं। आज हम देखते हैं कि इन मूल्यों के बावजूद भारत के लगभग जो 1% है उनके पास जो है देश की 70% बैल एकत्रित हो गई है। बहुत सारी हम ऐसी असमानता के आंकड़े देखते हैं, उन पर हम गवर्नेंस पे चीजों को लेकर आने वाले समय पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्थिक न्याय व्यक्ति मतलब संविधान मूल्यों के स्तर पर यह दर्शाता है कि जो आर्थिक न्याय है व्यक्ति में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति धनी है, ये कम धनी है, ज्यादा धनी है, इसलिए उसको केवल तवज्जो नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको आर्थिक न्याय के उदाहरण दूं यहाँ पर कि देखिए जब जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया हुआ था, वहां पर क्या था कि जो व्यक्ति जिनकी संपत्ति, कर या शिक्षा पर उज्ज्वल थी, जो एलिट तबका था या तो उसकी संपत्ति ज्यादा थी या शिक्षा उसको अच्छी हासिल थी या कर ज्यादा दे रहा था, उसी को जो है मत देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आज आप देखते हैं कि चाहे वो अंबानी के बेटे हो, चाहे एक मजदूर का बेटा हो, मौची का बेटा हो, वो भी मतदान करते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक आर्थिक न्याय की जो बात की जाती है, ये न्याय का दृष्टिकोण है। और हर व्यक्ति को इसमें देखिए जो हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व हैं उनमें यह भी दायित्व दिया गया है। इसलिए हमने समाजवाद पर इस पर गहन चर्चा की थी, लोकतांत्रिक समाजवाद की जो अनुच्छेद 38, 39 वगैरह और भी अनुच्छेद जो राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आते हैं, वो लोगों में आर्थिक बराबरी का प्रयास करते हैं। यानी कि राज्य को यह दायित्व देते हैं कि वह ऐसी नीतियां बनाए कि ऐसा ना हो कि समाज में जो संसाधन है जीविका के लिए, उनका एक ही वर्ग की ओर सकेंद्र हो जाए या एक ही वर्ग को वो मिल जाए। ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, कई बार आपने सुना होगा कैसा कहा जाता है, चाहे वो प्रत्येक जमीनी स्तर में एक दरोगा हो चाहे प्रधानमंत्री हो, राजनीतिक स्तर पर बराबर है। अर्थात अगर कोई केस हो जाता है तो वो भी जो है मामला उनको पुलिस थाने में दर्ज करना होगा। अगर आप कमजोर मजदूर हैं तो भी आपको थाने में जाए, कुछ हो जाएगा, या कोई कितना ही बड़ा आदमी तो उसको एक प्रक्रिया जो है उसके लिए राजनीतिक सब न्याय बराबर है। और यहाँ पर विशेषाधिकार संविधान जो अपनी दर्शन में, जो प्रस्तावना में दर्शन में बात करता है, वो सभी विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति की बात करता है। हालांकि हम व्यवहारिक स्तर पर देखते हैं कि जिसके पास आज भी धन संपत्ति है, जो ताकतवर लोग हैं, वो विशेष ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है, वो अच्छे वकीलों को हायर कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन ऐसे ही मामले, अगर सामान्य मामले कोई कमजोर व्यक्ति हो तो सालों सालों तक पिसता चला जाता है। तो वो व्यवहारगत अकुशलताएं हैं, और वो जो अकुशलताएं हैं वो हमारी जो निरंतर जो सरकारें आई हैं उनका एक प्रकार से सरकारों का, सिस्टम का और हम सबकी संजीदगी है। और हमको विशेष तौर पर तो उन सबके कारण हम उन चीजों को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, ये जो हमारे सिस्टम है या सरकारें हैं। लेकिन संविधान ने जो है इसमें सभी को समान, सभी तरीके के अवसर की बात की थी, सभी को गरिमापूर्ण जीवन जिससे मिल सके। ये जो चर्चा हुई, इसके बाद जो स्वतंत्रता की बात है, देखिए स्वतंत्रता ही, अगर मैं सामान्य यहाँ पर अभी मैं केवल आपको संक्षिप्त परिभाषा बता रहा हूँ, इस पर हम विस्तार से जब अलग हम चर्चा करेंगे सोसाइटी और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, ज्यादातर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से उस पर हम गहन चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता से एक सामान्य शब्द क्या है कि आजादी, अर्थात आपको सभी तरीके कार्य करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको डिफाइन करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे गांधी जी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता की स्वराज की बात की जाती है। फिर गांधी जी की स्वराज की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी और स्वराज की डेफिनेशन अलग हो सकती है। अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ेंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो दोनों सब में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि स्वतंत्रता का आशय यह है कि हाँ, आपको जो है हर कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता ऐसा नहीं कि आपको असीमित स्वतंत्रता है। आपको आपका जो व्यक्तित्व है, भारतीय संविधान है, उसको विकसित करने की, आपको अवसर जो आपके पास बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता संविधान देता है।
लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। जब हम स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, तो वो सभी तरीके स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता के आड़े अपनी नाक जो है दूसरे व्यक्ति के नाक में जाके घुसा देंगे, अर्थात आप अपनी स्वतंत्रता के नाम पे दूसरे व्यक्ति की शांति को भंग कर देंगे। तो इसलिए स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं है। जैसे कि 19 में बात की गई है, वो तरीके से 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी मानहानि करते रहे, इसलिए फिर मानहानि का केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है। तो आपकी स्वतंत्रता अबाधित नहीं है। आपको घूमने की स्वतंत्रता है कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे ट्राइबल्स जो क्षेत्र हैं या जो जहां पर बहुत ही वल्नरेबल जनजातियां रहती हैं, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ क्षेत्र हैं या जो ट्राइबल्स जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर आपको परमिट लेने की आवश्यकता होती है। तो कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं इस तरीके की स्वतंत्रता में। हमने बात की पहले वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण, दूसरी बात की हमने संचार जो अबाधित कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप हथियार लेके इकट्ठे हो जाएंगे या चीजों को बिल्कुल ही अबाधित कर देंगे। हाल ही में जब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो किसान आंदोलन है, उस पर सड़कों पे जब किसान उतरे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या टसल चल रही है, और वहां पर आके जो मूल्य है, वहां पर संविधान को आके संविधान सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान के मूल्यों के हिसाब से उसको अपने जजमेंट, जहां पर स्पष्टता कानून नहीं होता है, तो उसी ध्यान में रखकर अपने निर्णय देने होते हैं कि वो संविधान के मूल्य है। स्वतंत्रता चूंकि एक बुनियादी मूल्य है, तो उसका कंप्रोमाइज नहीं किया सकता है। इसी प्रकार जो है आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप अफीम गांजा तस्करी करने लगेंगे, खुले आप शराब बना के आप बेचने लगेंगे। कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, आजीविका का अधिकार मिला है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करने लगे। इसलिए स्वतंत्रता जो है वहां पर आपको असीमित नहीं है, वहां पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये हमने स्वतंत्रता पर चर्चा की। इसके बाद जो है हम थोड़ी सी समता और बंधुत्व पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, समता से आशय दो है जो किताबी, एक तो क्या है कि किसी वर्ग विशेष के प्रति विशेष अधिकारों की उपस्थिति है। समता के अधिकार की बात की है, मौलिक अधिकार में इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट यहाँ पर मूल्यों के स्तर पर हमने प्रस्तावना में जिक्र किया, जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है वो आपको मौलिक अधिकारों में मिल जाएगा। तो जो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी किसी व्यक्ति के प्रति जो है उसको विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति ऊंची जाति का, ऊंचे धर्म, किसी धर्म विशेष का है या किसी ऊंची जाति, कहने तथा कथित ऊंची जाति, कोई जाति कोई होती नहीं है। हम मानव हैं, हम इंसान हैं और हमारी एक ही जाति है और हमको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, इस स्तर की समझ बनाते हैं, तो कम से कम आपको व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत की जानी चाहिए। हालांकि क्या होता है कि बचपन में ऐसे विचार हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं जैसे जातिगत चीजें, तो कई वर्षों भर भी चीजें धीरे धीरे निकल नहीं पाती हैं। या हम कई बार सोचते हैं कि हाँ, हम तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, जैसे कि आप शहर में रहते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अलग अलग जातियों के, लेकिन आप शादी विवाह करेंगे तो फिर आप देखेंगे अपनी ही जाति में जाएंगे, व्यवस्था करेंगे, आप फिर उसको सामाजिक व्यवस्था का नाम दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की हमको जो भी जो है, कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष का है, किसी विशेष भाषा का है, किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष क्षेत्र का है, इसलिए उसको विशेष तवज्जो नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको किसी प्रकार भेदभाव रहित समानता का अवसर मिलेगा। एक और चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि समता से आशय क्या है। देखिए, दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान के चलिए आप दो व्यक्ति हैं, ए की हाइट है 4 फीट और बी की हाइट है 5 फीट। आप एक क्रिकेट का स्टेडियम क्रिकेट देखने गए हैं जहां पर एक बाउंड्री बनी हुई है, या आप किसी भी राजनीतिक सभा में गए, किसी मंच पर गए जहां भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पर एक बाउंड्री बनी हुई है। इसकी हाइट है 6 फीट। अगर देखिए, हम अगर समानता बस की केवल हम बात करते हैं, समानता केवल हम दे रहे हैं कि सबको समानता की बात करें, नेगेटिव एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव समता। देखिए, यहां पर अगर दोनों को 1-1 फुट का सीढ़ी दे दी जाए, 1-1 फुट की दोनों को सीढ़ी दी जाए दो व्यक्तियों को,
तो ये व्यक्ति जो 4 से 5 में पहुंच जाएगा और ये 5 से 6 में, तो जो बी व्यक्ति है वो तो देख सकता है, लेकिन ए को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने दोनों को बराबरी का अवसर दिया है, इसलिए जो है दोनों को हमने बराबरी का अवसर तो देखिए। अब ए नहीं देख पा रहा तो हम क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं है। समता पर यहाँ पर आशय यह होता है, जो समता की पॉजिटिव जो समता की बात करती है, ये एक नेगेटिव समता हो जाएगी कि दोनों को, चूंकि हमको दोनों स्टेडियम में क्रिकेट देख सकें या कोई भी मैच जो हो रहा है वो देख सकें, तो इस व्यक्ति को 1 फुट की जरूरत है और इस व्यक्ति को जो है 2 फुट की जरूरत है, तब जाके ये 6-6 में स्तर पर दोनों 6-6 में पहुंचेंगे और दोनों क्रिकेट देख पाएंगे। इसी अवधारणा पर जो है इसका एक और दूसरा पक्ष मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अब जो 5 है हमेशा वो 5 ही हो सकता है, किसी लोगों में 6 भी हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो 6 हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनकी हाइट 7 हो, हालांकि इतनी ज्यादा हमारी भारतीय हाइट होती नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देने के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसी प्रकार जो समता है हमारे यहाँ पर क्या है, जातिगत जो भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत सारे वर्ग ऐसे रहे हैं जो बहुत चीजों को लेके पीछे पिछड़ गए हैं, हजारों सालों से या बराबरी का उनको अवसर नहीं मिल पाया तो पीछे पिछड़ गए हैं। और एक वर्ग ऐसा था आजादी के समय में कि उसके पास संपूर्ण मतलब शक्तियां थी, ताकत में शक्तियां, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तौर पर बहुत ही समृद्ध था। तो इसको जो है इस भेदभाव को मिटाने के लिए हमें समता का अधिकार दिया गया है और इसी के अंतर्गत आप देखते हैं समता के अधिकार जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 14, 15, 16, 17 और 18 अनुच्छेद की बात की जाती है। अर्थात 14 जो है सभी को विधि को समक्ष समान रूप से देखता है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता है। यहाँ पर आप इस वाली समता को जोड़िए कि जब 6-6 कर दिया जाएगा तब समान रूप से देखे जाएगा। कुछ वर्ग जो है अगर वो कमजोर हैं, वंचित हैं, तो उनके लिए अलग प्रावधान होंगे, जैसे SC/ST कानून है कि जो उनके साथ जो अन्याय है, या कई बार जो है थाने में अगर किसी तथाकथित जो है उच्च जाति कोई व्यक्ति बैठा, तो ऐसा पहले जो अवधारणा थी शुरुआती आजादी के सालों में भी देखा गया, कमजोर लोग वहां पर जाके रिपोर्ट वगैरह कर रहे थे, उनकी कार्यवाही नहीं होती थी, तो इसलिए उनको विशेष यहाँ पर अवसर देकर समता पे लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे 15 है वो धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव कर निषेध करता है। 16 में जो है रोजगार इत्यादि में अवसर की समानता जो है वहां पर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये समता की बात, यहाँ जब समता और स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाली जो 1-1 फुट देने वाली या दोनों को ना देने वाली स्वतंत्रता की बात नहीं, हम यहाँ पर पॉजिटिव समता की बात करते हैं, पॉजिटिव स्वतंत्रता, पॉजिटिव इक्वालिटी की बात करते हैं, ना कि नेगेटिव। अगर हम 1-1 देने के बाद भी एक व्यक्ति देख नहीं पाएगा यहाँ पर क्रिकेट, तो ये नेगेटिव इक्वालिटी या नेगेटिव समता हो जाएगी, तो हमको पॉजिटिव समता देनी है। तो आप इसको ऐसे समझिए। और राजनीतिक समता की बात की गई है, तो यहाँ पर जो अलग अलग है, 17 है अस्पृश्यता का, किसी तरीके की जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसका निषेध करता है। तो जो भी हमारे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान जब लिखता है तो वो एक ब्रेक थ्रू वाला मूवमेंट होता है कि अपनी ऐतिहासिक जो गलतियां हैं और भी जो समस्याएं हैं उनको तोड़ के हम एक नई संकल्पना, नए राष्ट्र की संकल्पना गढ़ा रहे हैं, तो वह हमारा स्वर्णिम राष्ट्र कैसा होगा। तो उस दृष्टिकोण से हमारे संविधान को लिखा गया है और उसी के मूल्यों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक समता के लिए 325 और 326, अब आप 324 से लेकर 329 तक देखते हैं चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी जाति का है, धर्म विशेष का है, किसी भाषा विशेष को बोलता है, किसी क्षेत्र विशेष का है, इसलिए उन सबको नजरअंदाज करके हर व्यक्ति को जो है भारतीय नागरिक है उसको 325 में जो है मतदाता सूची में मतदान के अन्य योग उसको करार दिया जाएगा। और 326 में आप सीटों का रिजर्वेशन भी देखते हैं विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत। हालांकि इसमें थोड़ा सा वो है, इसके लिए शायद कोई और अनुच्छेद भी यूज किया गया है, तो मैं आपको ये बता दूंगा। और यहाँ पर महिला एवं पुरुष के बीच जब हम समता की बात करते हैं तो हर प्रकार की समता आप अनुच्छेद 39 में देखते हैं। समान कार्य के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, समान वेतन। ये अब राज्य का दायित्व है कि राज्य कितने अच्छे से उसको इन्फोर्समेंट करवा पाता है, अर्थात उसका प्रवर्तन या लागू करवा सकता है कि नहीं करवा पाता है। देखिए हमारी जो एक चीज और बंधुत्व पे थोड़ी सी हम और चर्चा कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक और बेहतर दृष्टिकोण बताना चाहूंगा। अब जो बंधुत्व की बात की गई है, तो बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ हो गया भाईचारे की भावना या बंधुता, भाईचारे की, अर्थात सब कुछ वो मिलजुल कर रहना। यहाँ पर दो चीजों की बात है, एक तो हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अवसर मिलेगा, और दूसरी है देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। हर व्यक्ति को समान अवसर मिल रहा है भाईचारे की भावना के साथ रहने के लिए। इसको जो हमारे DPSP है उसमें और बढ़ाया गया है ताकि हमारी अखंडता और एकता जो है प्रबुद्ध बनी रह सके। DPSP जब आप पढ़ेंगे, सॉरी DPSP मैंने बोल दिया, मौलिक कर्तव्य जो है वहां पर जोड़ा गया है। हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को तवज्जो तरजीह प्रदान करे, भाषा, जाति, धर्म इत्यादि से ऊपर उठकर।
तो व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता एवं अखंडता, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है, दायित्व है। संविधान इस तरीके की रचना कल्पना करता है कि जो आने वाली सरकारें होंगी वो इस तरीके प्रावधान करेंगे कि हर व्यक्ति जो है उसको सम्मान से अवसर मिल पड़े और वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। और अगर यहीं पर राज्यों की, यहाँ पर एक और जो संकीर्ण हमारी सोच है, कई बार आप देखते हैं बहुत सारी पार्टियां केवल भाषा के आधार पर, जो बहुत सारी पार्टियां जो है किसी क्षेत्र विशेष के हितों को संकीर्णता के दृष्टिकोण से देखती हैं, कुछ धर्म के आधार पर ऐसा हो सकता है। तो इन सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता और बिहार व्यक्ति के सम्मान की बात बंधुता करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी चर्चा थी, ये हमारे ये 4 मूल थे, आज हमने इनको देखा। इसका जो समाजशास्त्रीय पहलू है, इन जो भी बुनियादी मूल्य हैं उनको एक अलग से कॉन्सेप्ट टॉक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी गहन चर्चा करेंगे और चीजों को और गहराई से समझने का, उनका थोड़ी सा शाब्दिक मीनिंग क्या है, ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव क्या है, उनको थोड़ी सी पढ़ने की चर्चा करने वाले हैं और उन पर थोड़ा सा हम विस्तार से थोड़ी सी नजर दौड़ाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आज की जो हम अपनी क्लास है यही मैं आपको समाप्त करता हूं। इसके बाद जो प्रस्तावना 3-4 प्रश्न नए थे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है नहीं है, संशोधन प्रस्तावना में किया सकता है नहीं किया सकता है, प्रस्तावना का महत्व क्या है अगर यह प्रवर्तनीय नहीं है, तो उनकी चर्चा जो है हम आने वाले समय में करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप यूपीएससी तैयारी करने वाले या स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को आप ये लेक्चर साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का डायरेक्ट अकाउंट है, वहां आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे अकाउंट पर डायरेक्ट आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।